हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर है। हम जुलाई 2020 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। इसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ा था। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। और ये जितने भी क्रोनोलॉजीज़ हैं इनके अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि दैनिक जागरण जनसत्ता में प्रकाशित हैं, जो आपके मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जितनी भी मैगजीन्स हैं उनका सबका PDF आपको वहाँ अवेलेबल है। और जितनी भी बुक्स हैं जो कि RSIS में रेफ़र की जाती हैं वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये कि आपका जो भी एग्ज़ाम है आने वाला, उसमें अगर आप ये करंट अफेयर्स को यूज़ करने वाले हैं तो ये जो करंट अफेयर्स है इसके लिए आप पहले जो है 10-15 एक पेजेस निकाल लीजिए। और उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है, जैसे कि हम देखते हैं पटवारी का एग्ज़ाम अभी आ रहा है, NTPC का एग्ज़ाम आ रहा है, EPFO का एग्ज़ाम है। तो जो एग्ज़ाम्स है इसमें जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है। ठीक है, जैसे आप RSI IAS वाला देखेंगे तो वहाँ पर थोड़े कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा वेग आइडिया वाले क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सटीक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे फैक्ट्स, ट्रिवियल फैक्ट्स जो जिसको हम कहते हैं, वो क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे पटवारी का मैं बताऊँ आपको, तो उसमें जो है जैसे कोई योजना होगी तो उसकी बाकायदा डेट पूछ लेगा वो, तो आपको एग्जैक्ट डेट भी पता होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि जो भी आपके पैटर्न है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए फिर आप क्रोनोलॉजीज में से चीज़ें जो है अपने काम की जो चीज़ें हैं उनको देखिए। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ कहाँ हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे है, भारत सदस्य है कि नहीं, इस प्रकार के प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और क्रोनोलॉजी तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हो तो एक बार 1 साल के वो पढ़ लेगा तो उसका थोड़ा बेस तैयार हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें जो है घट चुकी हैं। तो इसलिए जो है क्रोनोलॉजीज़ को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इनको आप शुरू से लेकर के, क्योंकि हमने जनवरी से स्टार्ट किया है, तो आप जनवरी से दिसंबर तक की जो है पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और जून और जुलाई वाली जो है वो मेरे पास में वो मैंने जो है उसका वीडियो नहीं अवेलेबल कराया था, तो वो भी थोड़े दिनों में उसको भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। भारत GPAI में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल। संस्थापक का अर्थ होता है फाउंडर मेंबर। तो भारत जो है इसमें फाउंडर मेंबर के रूप में शामिल हुआ है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो फाउंडर मेंबर के रूप में GPAI में शामिल हुआ है। GPAI है क्या? तो ये है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम मेधा जो होती है उसका किस प्रकार से हम जो है जिम्मेदारी पूर्वक यानी रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ कर सकेंगे, उसके लिए जो है संस्थान बनाई गई है। ठीक है, इसका जो सेक्रेटरीट होगा वो कहाँ पर होगा आपका? इसका सेक्रेटरीट OECD का जो OECD का जो हेडक्वार्टर है वहीं पर इसका जो है सेक्रेटरीट होगा। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉरपोरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। OECD बहुत इंपॉर्टेंट है। OECD, तो देखिए OECD जो देश हैं इसके अंदर ऐसे देश शामिल हैं जिनका HDI बहुत ज़्यादा है। HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक। ठीक है, जैसे कि डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है। इस प्रकार के जो देश हैं जिनका कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, उस प्रकार के जो देश हैं वो OECD के अंदर शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। ये बना कब था? तो ये बना था 1948 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ इसका सेक्रेटरीट होगा। उसके अलावा आप देखिए ये जो GPAI है उसके अंदर यहाँ पर देखिए में से मॉन्ट्रियल और पेरिस में एक एक विशेषज्ञता केंद्र भी इसके होंगे। 2 विशेषज्ञता यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, विशेषज्ञता को स्पेशलाइजेशन सेंटर्स भी इसके होंगे। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? तो देखिए भारत भी जो है शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, ई-कॉमर्स, वित्त और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के अंदर AI का जो है लाभ उठाने के लिए तत्पर है। तो उसका किस प्रकार से जिम्मेदारी पूर्वक जो है लाभ उठाया जा सकता है, उसके लिए भारत भी जो है इसमें शामिल हुआ है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिया रैंकिंग 2020। तो देखिए ये जो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, जिसको कि अब एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाता है। ठीक है, पहले ये HRD मंत्रालय था, ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन मंत्रालय, और अब ये हो गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसके जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने जो है उच्च शैक्षणिक संस्थाओं यानी कि जो हायर एजुकेशन के जो संस्था होते हैं उनको 5 विभिन्न व्यापक मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर जो है रैंकिंग दी है। इंडियन रैंकिंग उनके लिए तैयार की है जिसको कि हम इंडिया रैंकिंग 2020 कहते हैं। तो ये 5 मानक कौन कौन से हैं और
किस किस को उसके अंदर टॉप रैंक हासिल। तो देखिए इन मानदंडों के अंदर जो है जैसे कौन कौन से इन्होंने इंक्लूड किए हैं तो हम देख लेते हैं। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये 5 जो मानदंड जो है इन्होंने तैयार किए हैं। और उसके अलावा देखिए इस बार डेंटल श्रेणी जो है उसको भी इन्होंने जो है यहाँ पर पहली बार जो है शामिल किया है। नेक्स्ट हमारे लिए जो है इसमें हम रैंकिंग देख लेते हैं किसको क्या क्या रैंकिंग मिली है। अगर हम ओवरऑल रैंकिंग देखें तो इसमें देखिए समग्र ओवरऑल यानी शीर्ष स्थान 5 जो संस्थान को मिले हैं वो है आपका जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और उसके अलावा बॉम्बे वाला और फिर खड़गपुर वाला। विश्वविद्यालय की रैंकिंग देखें तो बेंगलुरु सबसे आगे है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली वाला आगे है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, अमृता विश्वविद्यापीठम कोयम्बटूर और जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता। फिर इंजीनियरिंग के देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ये सबसे टॉप पर है। उसके अलावा मैनेजमेंट में देखें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता, लखनऊ और फिर खड़गपुर। अगर महाविद्यालय की बात करें तो मिरांडा हाउस, लेडी श्रीराम कॉलेज और हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज, ये सारे के सारे जो हैं दिल्ली के हैं। फिर अगर हम फार्मेसी की बात करें तो जामिया हमदर्द, पंजाब यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके टॉप संस्थान अगर आप देख लेंगे तो वहीं तक भी जो है काफ़ी रहेगा। फिर है मेडिकल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। उसके अलावा है कानून के अंदर जो आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर का है वो टॉप पे है और NLU नई दिल्ली है फिर और फिर हैदराबाद वाला है। आर्किटेक्चर में देखेंगे तो जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर और फिर रुड़की और फिर कैलीकट वाला। और दंत चिकित्सा जो कि अभी नया ही जुड़ा है इसके अंदर, तो उसमें देखिए मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, फिर है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस उडुपी और डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ। नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये वाला जो आर्टिकल है वो है हमारा FSSAI का जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है यानी फूड सिक्योरिटी जो उनका इंडेक्स है उसके ऊपर है। तो देखिए ये जो इंडेक्स है ये दूसरा सूचकांक इन्होंने तैयार किया है और इसका जो थीम है वो है खाद्य सुरक्षा सभी का विषय, ठीक है। और थीम के साथ ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जो है इसको जारी किया है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस जो है वो कब आता है। इसके पैरामीटर्स देख लीजिए थोड़े बहुत कि भाई जो है मानक पैरामीटर्स इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के मानकों, मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एक्सेट्रा पर जो है इसकी रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें जो बड़े बड़े राज्य हैं उसकी श्रेणियों को जो ये किसको कौन सा स्थान मिला है थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे। जैसे गुजरात टॉप पे है, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे है और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ जो है सूचकांक में टॉप पर है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इसके अधिकरण की जो है 18वीं जो खंडपीठ है उसका उद्घाटन जो है वो हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो है इन्होंने 18वीं बेंच जो है कैट की जो 18वीं बेंच है उसका उद्घाटन किया है। इससे पूर्व जो प्रशासनिक न्यायिक अधिनियम 1985 की धारा 5 की उपधारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 मई को एक अधिसूचना जारी करके की गई थी जिसमें केंद्र सरकार ने जम्मू और श्रीनगर को ऐसे संस्थानों के रूप में निर्देशित किया जिस पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बेंचें आमतौर पर बैठेंगी। तो देखिए ये जो होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये जितने भी आपके सिविल सर्वेंट होते हैं उनके लिए जो होते हैं ये कैट जो होता है वो बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से स्टेट के अंदर भी होता है। तो देखिए इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होती है ना वो और ये जो अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं वो इसी के समक्ष रखते हैं, कैट के अंदर ही रखते हैं। तो ये प्राधिकरण जो बनाए जाते हैं वो इन्हीं लोगों के लिए होते हैं। तो इसकी जो है आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है उसको अलग से यूटीज़ बनाया गया है, तो वहाँ के लिए जो है अलग से जो है कैट का जो है निर्माण किया गया है, इसीलिए इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में विशेष रूप से निपटने के लिए जम्मू की कैट बेंच की स्थापना से न केवल विभिन्न न्यायालयों का बोझ कम होगा और इस तरह उन न्यायालयों को अन्य मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए
अधिक समय मिलेगा। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों को उनकी शिकायतों और सेवा मामलों के संबंध में त्वरित राहत भी मिलेगी। कैट का जो गठन है 1985 में किया गया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने एयरबोर्न रेस्क्यू पॉन्ड का जो है वो निर्माण किया है। इसका नाम क्या है? एयरबोर्न रेस्क्यू पॉन्ड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये जो है पृथक परिवहन के लिए जो है इसका निर्माण किया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत आह्वान का समर्थन करते हुए एयरबोर्न रेस्क्यू पॉन्ड को जो है बनाने में केवल स्वदेशी सामग्री का ही जो है वो उपयोग किया गया है। इसका डिजाइन जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जो है जारी दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। ये जो इसका उपयोग जो है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग वाले स्थानों तथा दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को निकालने के लिए जो है वो किया जाएगा। तो ये इसका अगर आपसे पूछ ले कि ये जो एयरपिट अभी जो है बनाया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। कोविड-19 के जो भी पेशेंट्स हैं उनको, जो रिमोट एरियाज़ हैं यानी दूर दराज के एरियाज़ हैं, वहाँ उनको रेस्क्यू करने के लिए ये जो है इसका निर्माण किया गया है। ये है औषध कोष आयोग की स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। तो देखिए जो सेंट्रल कैबिनेट है उसने जो है औषध कोष जो आयोग है उसको जो है मंजूरी दी है। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथिक के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को जो है मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार इसमें गाजियाबाद में वर्ष 1975 में स्थापित 2 केंद्रीय प्रयोगशालाओं, जिनका नाम है फार्माकोपिया लेबोरेटरी और इंडियन मेडिसिन तथा होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय जो है वो किया गया है। इस विलय के पश्चात भारतीय औषध और होम्योपैथिक के पास मंत्रालय के अंतर्गत पर्याप्त प्रशासनिक ढांचा होगा, जिससे औषध कोष कार्य की क्षमता और परिणामों में वृद्धि तथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के औषध कोष मानकों में परस्पर हितों को हासिल करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। वर्तमान में जो है आपका PCIM और H, यानी कि PCIM तो है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन है और H का मतलब है होम्योपैथी। ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, स्वायत्त शासी निकाय हैं। ठीक है, अब इनको जो है मर्ज कर दिया जाएगा। फिर है आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का भी एक जो है कमिटमेंट आया है, जो उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन जो है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तमिलनाडु मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण के एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने ये कहा, तमिलनाडु सरकार और वहाँ की कई राजनीतिक पार्टियों ने नीट के तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय के जो जस्टिस L नागेश्वर राव है, उनके नेतृत्व वाली पीठ ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानून है। उक्त याचिका की सुनवाई करने से उन्होंने जो है इसको एंटरटेन करने से ही मना कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए जो हम ये आरक्षण की बात करते हैं तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, जहाँ पर हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं यानी कि मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, उसके अंदर आप देखिए अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, बाबा साहब ने अनुच्छेद 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज दिया था, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा यानी कि हृदय कहा है। तो ये इसलिए यहाँ पर क्यों बताया गया, देखिए 12 से 35 याद रखिएगा, भाग 3 12 से 35 तक में जो है हमारे मौलिक अधिकार सारे के सारे दिए हुए हैं। 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है 13 के अंदर जो है कौन से एक्ट जो हैं जो गलत होंगे, कौन से लॉ हैं जिनको वॉइड करार दिया जा सकता है, 14 जो है उसमें इक्वलिटी दे रखा है। इस प्रकार से राइट है। आर्टिकल 16 अगर आप देखेंगे 15 और 16 उनके अंतर्गत जो है रिजर्वेशन के प्रावधान जो है किए गए हैं। रिजर्वेशन को जो है याद रखिएगा पॉजिटिव सकारात्मक, जिसको आप कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो आप इसको यही बताएंगे कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे कि कोई कहता है ना कि आर्टिकल 14 के तहत तो हमको कहा गया है कि हमें समानता का अधिकार है और यहाँ आपने रिजर्वेशन देकर के हमारी समानता का अधिकार छीन लिया है, तो ये समानता का अधिकार छीना नहीं गया है, इसको कोर्ट कहता है कि हमने ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया है। ठीक है, ये जो भेदभाव है ये भी क्या है, सकारात्मक है, ताकि जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम लाइन में आगे ला सकें। ठीक है, नेक्स्ट है नवाचार के प्रोत्साहन हेतु CSIR और अटल इनोवेशन साथ आए। नवाचार जानते हैं आप, इनोवेशन, तो उद्योग जगत को नवाचार से समर्थ बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर केंद्रित संस्थान जैसे कि CSIR ने नवाचार पर केंद्रित भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन के साथ एक आशय पत्र जो है, जिसको हम लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं, उसको हस्ताक्षर किया है।
तो इससे ये लोग करेंगे क्या, नवाचार के लिए मॉडल लाने और CSIR नवाचार पार्क स्थापित करने के लिए AIM के साथ मिलकर कार्य करेगा। AIM क्या है, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। और इसमें जो है स्टार्टअप्स का ये लोग जो है समर्थन करेंगे इसके द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन देश में अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र को यानी इकोसिस्टम, अभिनव यानी कि न्यू इकोसिस्टम को विकसित और मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगा। CSIR अनुसंधान और नवाचार को अटल इनोवेशन मिशन की पहल एराइज के सहयोग से जो है प्रोत्साहन देगा। ये अभी एराइज का है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो देखिए एराइज जो है वर्तमान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि MSME के लिए अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य कर रहा है। जिज्ञासा और अटल टिंकरिंग लैब्स के सहयोग के माध्यम से भारत के विद्यालयों में समस्या समाधान करने वाले दृष्टिकोण सहित छात्रों को जो है तैयार किया जाएगा। जिज्ञासा एक छात्र वैज्ञानिक जो है संपर्क कार्यक्रम है, जहां पूरे देश में 3 लाख से अधिक छात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संपर्क में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का जो है रांची में उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जो हैं तथा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जो अर्जुन मुंडा हैं, उन्होंने दिव्यांगजनों यानी PWD के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए जो है समग्र क्षेत्रीय कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ PWDS के लिए जो है इसका उद्घाटन किया है। कहाँ किया है, तो रांची के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं इस वर्ग से संबंधित या जितने भी लोग हैं जिनको कि अवसर की तलाश है, उनको वो अवसर जो है वो प्रोवाइड करे जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे नगरीय और शहरी वन योजना की घोषणा। तो देखिए ये जो वन योजना है इसमें क्या किया जाएगा, तो पहले तो बात तो ये कि जो पर्यावरण दिवस आता है 5 जून को, उसमें जो है वन विभाग, नगर निकायों और गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट्स और स्थानीय नागरिकों के मध्य भागीदारी और सहयोग से आगामी 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना जो है, नगर वन स्कीम के कार्यान्वयन की जो है घोषणा की गई है कि आगामी 5 सालों के अंदर जो है शहरी वन जो है विकसित किए जाएंगे। अर्बन सेंटर्स यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है वनों को विकसित किया जाएगा। तो ये जो है उक्त नगर वन जो योजना है इसकी घोषणा जो है पर्यावरण दिवस पर की गई। और भारत में यह समारोह जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा घोषित थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसका आयोजन किया गया था। और इस वर्ष की हमारी थीम क्या थी, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो भारत का जो कुल वैश्विक क्षेत्रफल है उसमें 2.5% जो है वो का जो है क्षेत्रफल जो है वो जैव विविधता उसके अंदर विद्यमान है और वो हमारा वन क्षेत्र है। जैव विविधता से युक्त 35 वैश्विक हॉटस्पॉट में आपको पता होगा कि 35 हॉटस्पॉट जो है वो घोषित किए हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि जैव विविधता से परिपूर्ण है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। उसमें से 4 जो हैं वो भारत के भी हैं, जैसे कि इसमें वेस्टर्न घाट्स आता है, आपका हिमालय क्षेत्र आता है, सुंडरलैंड्स आते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो उसमें शामिल हैं, जहाँ पर कि एंडेमिक स्पीशीज़ जो है वो इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है ये हमने यहाँ पर देख लिया है कि हमारे जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इनका भी ध्यान रखिएगा आप। जैसे कि एक तो ईस्टर्न हिमालय में है और ये हमारा मिक्स है, मतलब 2 देशों के मध्य है, ठीक है। जैसे एक तो वेस्टर्न घाट्स है वो तो पूरा हमारा ही है, उसके अलावा जैसे कि सुंडालैंड है, इंडो बर्मा वाला रीजन है, ईस्टर्न हिमालय वाला रीजन है, तो वो जो है हमारा वो दूसरे देशों के साथ में भी मर्ज्ड है, ठीक है। तो वो हमारे 4 जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो कि डिक्लेयर हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स पहल। तो देखिए ये वाली जो पहल है ये हमारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड प्लस जो यूसेड है, यूसेड मैंने आपको पहले ही बताया था, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इनके मैत्री कार्यक्रम के साझेदारी में जो है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स जो है इसका शुभारंभ किया गया है। इसका काम क्या होगा कि जितने भी आपके वर्क प्लेस होते हैं ना, कार्यस्थल, उनको स्वच्छ और हरा भरा बनाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो है इसकी घोषणा की गई है। एक मैत्री कार्यक्रम और है MAITREE, इसका फुल फॉर्म है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये भारत के ऊर्जा मंत्रालय और यूसेड क्या है, US फॉर इंटरनेशनल एनर्जी डेवलपमेंट, तो इसके मध्य भारत और अमेरिकी द्विपक्षीय साझेदारी का ये एक हिस्सा है।
इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो आपकी इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस विद इन बिल्डिंग्स के रूप के अंतर्गत लाना, वहाँ पर प्रभावी ऊर्जा दक्षता को अपनाना, और इसका जो ध्यान होता है वो विशेषता जो है शीतलन पर होता है। इसका मतलब क्या है कि जो बाहर का टेम्परेचर है उससे बिल्डिंग का टेम्परेचर ज़्यादा जो है ज़्यादा ना हो जाए, उसको मॉडरेट रखने के लिए जो हम इस प्रकार की बिल्डिंग्स को बना सकते हैं, उसके ऊपर जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलने को कैबिनेट की मंजूरी। तो इसका नया नाम रखा जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, तो कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन पर जो है इसका नाम जो है परिवर्तित कर दिया जाएगा। और कोलकाता बंदरगाह देश का पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ ही नदी किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। ठीक है, ये नदी किनारे स्थित तो पहला बंदरगाह है और देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है। और अन्य बंदरगाहों के प्रवर्तित नाम जो भी हाल ही में किए गए हैं, तो नेहवा शेवा बंदरगाह जो था उसका नाम रख दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट। ठीक है, और तूतीकोरिन बंदरगाह जो है उसका लिखा रखा गया है VO चिदम्बरनार बंदरगाह ट्रस्ट। 2011 में परिवर्तित किया गया है। कांडला का नाम रखा गया है दीनदयाल बंदरगाह, और एन्नौर बंदरगाह लिमिटेड को रखा गया है कामराजार बंदरगाह लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा वन नेशन वन कार्ड योजना में 3 और शामिल। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जो है रामविलास पासवान ने एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जो आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इसकी योजना में देश के 3 और राज्यों यानी कि उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम, इनको भी जो है शामिल कर लिया गया है। तो देखिए ये जो IMPDS है, PDS सब जानते हैं कि जो राशन की दुकानें होती है उस पर 2 रुपये 3 रुपये किलो पर चावल और जो ये गेहूँ होता है सस्ते रूप में जो है दिया जाता है। तो इनकी तहत जो है वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, इसका याद कर लीजिएगा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को। इस योजना के अंतर्गत देखिए 2021 तक जो है पूरे जितने भी हमारे राज्य हैं उन सबको इस योजना के तहत जो है जोड़ दिया जाएगा। इसमें होगा क्या कि देखिए जो राशन कार्ड होता है वो आपका स्टेट वाइज होता है। जब आपका वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की जा रही है, इट मीन्स अगर आपके पास राजस्थान का राशन कार्ड है तो आप दूसरे अगर स्टेट में कहीं पे कोई व्यक्ति माइग्रेंट मजदूरी का काम करता है या जो भी कार्य करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी राशन लेने के अंदर। तो इसमें जो है सार्वजनिक वितरण केंद्र से सब्सिडी वाले खाद्यान्न अपने कोटे के हिसाब से प्राप्त करने के लिए लागू किया जाएगा। योजना में पूर्व में सम्मिलित जो राज्य हैं वो देख सकते हैं हम। तो इसमें हमारा राज्य भी है, हाँ जी बिल्कुल हमारा राज्य भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश, इस प्रकार के जो है 17 राज्य जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और 31 मार्च 2021 तक इसके अंदर सारे राज्यों को जो है वो जोड़ दिया जाएगा। शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और शहरी आवास शहरी विकास मंत्री हरदीप एस पुरी जो है उन्होंने अपनी तरह का पहला शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उसको लॉन्च किया है, जिसको कि कहा गया है ट्यूलिप यानी कि द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो इसके तहत क्या होगा कि एक पोर्टल की भी जो है उसको भी लॉन्च किया जाएगा। ये जो है हमारे बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि बजट में जो है आकांक्षा पूर्ण भारत के अंतर्गत ट्यूलिप अनुरूप कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी। इसमें होगा क्या कि देखिए स्नातक स्तर की शिक्षा पूर्ण कर चुके नए छात्रों को देश भर के 4400 शहरी व स्थानीय निकायों और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्टों में इंटर्नशिप करने का जो है वो अवसर मिलेगा। ठीक है, और प्रथम वर्ष में जो है इस कार्यक्रम के तहत 25,000 छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर मिल सकेगा। और ट्यूलिप भारत के स्नातकों के बाजार मूल्य को बढ़ाने में मदद करेगा। शहरी नियोजन, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगर पालिका वित्त आदि जैसे विविध क्षेत्रों में एक संभावित प्रतिभा पूल यानी कि जिसको आप कहते हैं स्किल डेवलपमेंट में जो है ये काम करेगा। तो 2025 तक MHRD और AITCE के 1 करोड़ सफल इंटर्नशिप के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जो है ये हो सकता है ट्यूलिप योजना। इसके लिए MOHUA व AICTE के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। अमृतसर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की मांग जो है वो की गई है, हालांकि ये जो है इसको छोड़ दीजिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र नीति 2020 हेतु परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ। तो ये STIP क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 है। इसको तैयार करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से संयुक्त रूप से विकेंद्रीकृत व्यापक और समावेशी प्रक्रिया जो उसको शुरू कर दिया गया है।
STIP जो है 2020 के संदर्भ में आम लोगों और विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करने के लिए जो है ट्रैक 1 जो है उसको भी लॉन्च किया गया है, मतलब ये मीटिंग है इसको भी लॉन्च किया गया है। इसमें विज्ञान से संबंधित देखिए परामर्श प्रक्रिया जो है उसको निर्धारित किया गया है। दूसरे चरण के अंदर जो है सिफारिशों को फीड करने के लिए विशेषज्ञों के विषयगत परामर्श शामिल किया गया है और तीसरे चरण में मंत्रालयों और राज्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया शामिल की गई है। चौथे के अंदर शीर्ष स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श की व्यवस्था की गई है। न्यू इंडिया के लिए बनाई जा रही विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति में कोविड महामारी से मिले अनुभवों को भी सम्मिलित जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर जो है चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आप गुजरात जो है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान की 3 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ है। मध्य प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। तो ये आपको पता ही है कि जो राज्यसभा होते हैं उसके चुनाव जो होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसके माध्यम से होते हैं और इसके अंदर जो है उक्त राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो है 8 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को जो है 4 सीटें जीतने में जो है वो सफल रही हैं। इस प्रकार YSR कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 सीट पर जो है और नेशनल पीपल्स पार्टी NPP 1 सीट पर जो है वो विजयी रही है। तो ये विभिन्न दलों की इसके अंदर बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा आर्थिक परिदृश्य है जिसको कि हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए आपका राष्ट्रीय परिदृश्य है, इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। और मैंने इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी है क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेलिंग पहले ही फर्स्ट वीडियो में, जब भी किसी मैगज़ीन का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट होता है तो उसमें दे देती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट करने का पूरा प्रयास किया है। आप जल्दी से इसको देख लीजिएगा पूरी मैगज़ीन को, जो इंपॉर्टेंट बातें आपको लगती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी हमने योजनाएँ पढ़ी हैं तो उनको आप देख लीजिएगा। जैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाला है, हॉटस्पॉट वाला क्वेश्चन है, वो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सारे आप जो है इसमें कवर कर लीजिएगा। और आपको इस मैगज़ीन का PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये मैगज़ीन का PDF अवेलेबल हो जाएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।